एक बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करता है। हालांकि वो लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में उसके शौक़ पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वो लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है कि जिस वजह से एक दिन पुलिस के हाथों चढ़ जाती है। और पुलिस जब उस लड़की से पूछताछ करती है, लड़की जब अपनी पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है पिरान कलियर। पिरान कलियर थाने के अंतर्गत एक कस्बा आता है धनौरी, और इसी धनौरी कस्बे का रहने वाला है अशोक कुमार। अशोक जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 6 मई की सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल अशोक जो इसी पिरान कलियर थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस अशोक से कहती है कि बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। इस पे अशोक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। अशोक जब फ्रॉड का नाम लेता है, पुलिस पहले उसे आराम से बिठाती है और फिर तसल्ली से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। इस पे अशोक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब 2 मई को मेरे एक परिचित और उसके दोस्त मुकेश के माध्यम से एक लड़की के साथ शादी हुई थी जिसका नाम है रीता कुमारी। रीता जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। रीता के पिता का नाम है महेंद्र, जो जिला कोटद्वार के पौड़ी इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल मुकेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब 2 मई को हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में ये शादी हुई थी। इस शादी के लिए मैंने 2 लाख रुपये का अपना प्रॉपर्टी भी बेचा था, जिसमें से 50,000 रुपया मुकेश ने लिया था। दरअसल मुकेश जो इस शादी में बिचौलिया का काम कर रहा था, लेकिन शादी के ठीक 2 दिन के बाद ही मेरी पत्नी रीता घर छोड़ करके फरारी नहीं हुई है, बल्कि मेरे सारे ज्वेलरी भी लेकर के चली गई है। मैं उसे हर जगहों पे ढूंढ चुका हूं, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस अशोक से कहती है कि क्या तुमने मुकेश या फिर रीता के पिता महेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की। इस पे अशोक पुलिस वालों को जवाब दे रहा है कि साहब मैं पिछले 2 दिनों से दोनों के नंबर पर लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, पर दोनों का मोबाइल ही स्विच ऑफ बता रहा है। अशोक जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अशोक शादी ब्याह कराने वाले गैंग के चुंगल में फंस चुका है। दरअसल पुलिस अशोक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है, बल्कि इस केस की जांच पड़ताल भी करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अशोक से सारी डिटेल्स ले लेती है। उसके बाद से रीता और मुकेश को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पर बावजूद इसके इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। तभी पुलिस को याद आता है कि दरअसल ये गैंग फिर किसी दूसरे शिकार में निकले होंगे। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। जैसे ही 1 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 17 मई को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि सब शादी ब्याह के नाम पर ठगी करने वाला ये पूरा गिरोह हरिद्वार के टिबड़ी इलाके में मौजूद है। दरअसल रीता अपने पूरे टीम के साथ 2 दिन पहले ही राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर का रहने वाला संजय को शिकार बनाया है, और फिलहाल वो कहीं और जाने की फिराक में है। खबरी जैसी इस तरह की सूचना देता है, पुलिस बिना वक्त गंवाए ही अपनी टीम के साथ उसके बताए हुए लोकेशन टिबड़ी पे जाती है और वहाँ से रीता के साथ साथ मुकेश को भी गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल वहाँ पे 2 और लोग भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम है गोपाल और दूसरे का नाम है अरुण। दरअसल ये अरुण कोई और नहीं बल्कि मुकेश का ही बेटा है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब रीता से अशोक के साथ की गई ठगी के बारे में पूछताछ करती है, तो रीता भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रीता जब इस सफ़र की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक रीता की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल रीता जो मूल रूप से बिजनौर शहर के अफजलगढ़ के रहने वाली है। रीता के पिता का नाम है कृपाल सिंह और एक छोटा भाई है राजू। कृपाल सिंह जो बेहद ही गरीब परिवार से है। रीता जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, कृपाल सिंह बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पवन से कर देता है। दरअसल पवन जो बगल के ही झाड़पुर गांव का रहने वाला है। रीता जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, पवन भी मेहनत मजदूरी का काम करता है। रीता भले ही कम पढ़ी लिखी थी,
पर देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। गरीब परिवार से तो थी ही, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे। शादी करके जब अपने ससुराल में जाती है, पवन भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। हालांकि रीता कैसे भी करके लगभग 10 साल तक अपने पति के साथ रहती है और इन 10 सालों में वो 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन बावजूद इसके जब रीता के अपने सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, आखिरकार रीता अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ही इलाके के कई सारे लोगों के साथ में अवैध संबंध बना लेती है, जिसकी वजह से उसे ठीक ठाक पैसा भी मिलता है। लेकिन रीता जब इस लाइन पर उतरती है, कुछ ही दिन के बाद इस बात की जानकारी उसके पति पवन कुमार को मालूम चल जाता है। पवन को जब अपनी पत्नी की सारी करतूतों के बारे में मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रीता को अपने घर से निकाल देता है और फिर अपने तीनों बच्चों को अपने पास ही रख लेता है। रीता को जब अपने घर से निकाल देता है, उसके बाद से रीता अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन रीता जब अपने पिता और भाई के पास पहुंचती है, इधर रीता के भी मायके वालों को जब उसके सारे करतूतों के बारे में मालूम चलता है, रीता के भी मायके वाले उसे घर से निकाल देते हैं। उसके बाद से अब रीता को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो जाए कहाँ। दरअसल रीता के भाई राजू का ही एक दोस्त है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश जो उसी के इलाके का रहने वाला है, लेकिन फ़िलहाल ज्वालापुर में रहता है। रीता को जैसे ही मुकेश की याद आती है, ज्वालापुर में उसके पास चली जाती है। और रीता जब मुकेश के पास पहुंचती है तो मुकेश भी उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। दरअसल मुकेश जो ऑलरेडी शादीशुदा तो था ही, लेकिन ज्वालापुर में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मुकेश रीता को अपने पास तो रख लेता है, लेकिन उसके बाद से रीता के साथ संबंध ही नहीं बनाता है, बल्कि रीता को देह व्यापार के धंधे में उतार देता है। दरअसल मुकेश हर रोज़ रात को किसी न किसी होटल में रीता को ले करके जाता है और देह व्यापार का धंधा कराने के बाद ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। ये सिलसिला लगभग 3 सालों तक चलता है। 3 सालों में मुकेश और रीता मिल करके इस धंधे से ठीक ठाक पैसा भी कमा लेते हैं। पर 3 साल के बाद अचानक मुकेश को लगता है कि जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, होटल में पुलिस की छापामारी होती है, आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे और फिर हमें जेल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अब रीता को समझाते हुए कहता है कि हम इस काम को बंद कर देते हैं और कोई दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम करने के लिए जब कहता है, रीता उससे सवाल करती है कि तुम ही बताओ हम दूसरा काम कौन सा करें। इस पर मुकेश उसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल मेरे पास एक प्लान है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाता हूँ जो अमीर घराने से हो, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी ना हो रही हो। तुम उन लोगों से शादी कर लो और शादी के कुछ ही दिन के बाद उनके घर की सारी संपत्ति लेकर के फरार हो जाना। मुकेश जब अपने पूरे प्लान के बारे में रीता से बताता है, रीता भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से मुकेश और रीता दोनों मिल करके इस प्लान को अंजाम देने के लिए अमली जामा पहनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल मुकेश सबसे पहले अपने इस प्लान में अपने बेटे और उनको भी शामिल कर लेता है और फिर ज्वालापुर के ही लाल मंदिर कॉलोनी का रहने वाला गोपाल को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। दरअसल इस पूरे प्लान में अपने बेटे अरुण को रीता का भाई बना देता है और गोपाल को उसका फर्जी पिता बना देता है। उसके बाद से मुकेश ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करता है जिनकी शादी किसी कारणवश नहीं हो पाती है। दरअसल वैसे लोगों को ढूंढने के बाद गोपाल रीता को ले जाकर के उससे शादी करा देता है और इस शादी में गोपाल को 2000 रुपये देता है। दरअसल मुकेश अपने बेटे को इस प्लान में इसलिए रखता है ताकि बाप बेटा मिल करके 2 हिस्सा ले सके। इस तरीके से करके मुकेश रीता के लगभग 11 लोगों से शादी करवाता है। रीता शादी करके जब अपने ससुराल में जाती है तो शादी के 1 ही 2 दिन के बाद घर की सारी संपत्ति लेकर के वहाँ से फरार हो जाती है। ऐसे ही करके एक दिन मुकेश अशोक को भी ढूंढ निकालता है और अशोक से भी 2 मई को रीता की शादी करवा देता है। हालांकि पिछले 11 लोगों के साथ में मुकेश और रीता ने मिल करके जो ठगी किया था, उनमें से कुछ लोग तो पुलिस के पास गए ही नहीं थे, पर कुछ लोग अगर पुलिस के पास गए भी थे तो पुलिस इन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। पर अशोक के साथ में जब फ्रॉड करते हैं, अशोक जब पुलिस के पास पहुंचता है, आखिरकार पुलिस इन सबको पकड़ लेती है। रीता जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस जब मुकेश के बारे में खंगालना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि मुकेश जो 1 नंबर का छठा हुआ बदमाश था। दरअसल मुकेश के ऊपर पहले से कई सारे मुकदमे ही दर्ज नहीं थे, बल्कि मुकेश एक मर्डर में भी शामिल हुआ था। रीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस रीता के ही तहरीर पे मुकेश के बेटा अरुण और महेंद्र, इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। पर रीता जब जेल चली जाती है, इस बात की जानकारी उसके पिता और भाई को भी मालूम चल जाता है। हालांकि सारी सच्चाई रीता के परिवार वालों को मालूम तो चलता है,
लेकिन चाह करके भी रीता को छुड़ाने के लिए नहीं जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है राम झूला साहू। राम झूला साहू जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर खान जी। डॉक्टर खान जी जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं जावेद अली। जावेद अली जो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह जो जयतु पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।